खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। वयस्क होते बाघ शावकों की सुरक्षा के लिए अब लगेंगे रेडियो कॉलर। सरिस्का प्रशासन ने केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव। इस समय 12 शावकों की जंगल में है मौजूदगी। जनसेवा फॉलोअप शिविरों को लेकर बेरुखी दिखा रहे हैं बाशिंदे। नगर निगम में खाली बैठे हैं कर्मचारी। पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं की सुनी समस्याएं। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में लगाया शिविर। और नवजात की मौत के बाद मौसी के लापता होने पर शुरू हुई पुलिस जांच। जनाना अस्पताल में नयाबाज की शिशु की मौत से पहले देखभाल कर रही थी मौसी। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। सरिस्का में जहां बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं उनकी सुरक्षा भी किसी चुनौती से कम नहीं। सरिस्का में फिलहाल 12 शावक हैं, जिनमें से 6 नर और इतने ही मादा शावक शामिल हैं। इनमें से 6 नर शावकों को रेडियो कॉलर लगाने का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा गया है। इन नए शावकों की मॉनिटरिंग और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि सरिस्का में मौजूद कई शावक वयस्क होने की दशा में पहुंच चुके हैं। वह आने वाले करीब 6 माह में अपनी मां से अलग होकर टेरिटरी बनाना शुरू कर देंगे। ऐसे में उनकी लोकेशन और गतिविधियों की मॉनिटरिंग के लिए रेडियो कॉलर जरूरी हो जाएगा। CCF संग्राम सिंह ने बताया कि एक वयस्क टाइगर की टेरिटरी 1500 से 2500 हेक्टेयर तक होती है। पूर्व में सरिस्का और बफर जोन से टाइगर इसी वजह से बाहर निकलकर दूर चले गए थे, जिन्हें वापस लाने में खासी मशक्कत हुई थी। ऐसे में अब नए शावकों पर शुरू से ही निगरानी रखी जाएगी। इसी वजह से सरिस्का के फील्ड ऑफिसर ने केंद्र सरकार को अनुमति के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। 12 शावक हैं जो एडल्ट होने में लगभग उनको 6 महीने का और समय लगेगा। तो ये अपनी 6 महीने के बाद अपनी माँ से अलग होंगे। तो इनके लिए हमने एक ऑलरेडी प्रस्ताव बना के भेज दिया। जो मेल शावक हैं तो उनकी टेंडेंसी होती है बहुत दूर तक जाने की, काफी बड़ा एरिया कवर करते हैं। तो इनके लिए हमने एक प्रस्ताव बना के भेज दिया है सरकार के पास कि इनकी परमिशन दिलाई जाए, जिससे इनको रेडियो कॉलर लगाया जाए। कितने मेल शावक हैं, कितने फीमेल? इसमें अभी 12 में से जो है 6 मेल और 6 फीमेल शावक हैं। जिसका जो 6 मेल शावक हैं उनके बारे में हमने एक प्रस्ताव बनाया है और उसको सरकार को भेजा है कि इसके लिए रेडियो कॉलर की व्यवस्था की जाए। एक टाइगर की कितनी टेरिटरी है? एक टाइगर का 1500 से लेकर 2500 हेक्टेयर एरिया कवर करता है। अगर वैसे जगह इन टर्म्स ऑफ एरिया तो 15 स्क्वायर किलोमीटर से लेकर 25 स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया मेल टाइगर कवर करता है। गौरतलब है कि वर्ष 2004 में बाघों के विलुप्त होने के बाद और रणथंभौर से बाघ पुनर्वास प्रक्रिया शुरू होने के बाद स्थानीय स्तर पर लगातार प्रजनन के चलते बाघों की संख्या 50 के पार पहुंच चुकी है। अलवर नगर निगम परिसर में आयोजित जन सेवा शिविरों के फॉलोअप कैंप 3 से 7 नवंबर तक लग रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले शिविर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चले थे, जिसमें आवेदन लिए गए थे। अब इनके निपटारे के लिए फॉलोअप कैंप शुरू हुआ है, लेकिन इसे लेकर लोगों का अधिक रुझान नहीं नजर आ रहा और इसी वजह से कर्मचारी शिविर स्थल पर खाली बैठे दिखाई देते हैं। कैंप प्रभारी हरीश जैन के अनुसार शुरुआती चरण में केवल पुराने आवेदनों को निपटाने के निर्देश थे, लेकिन अब नए आदेशों के तहत नए आवेदनों पर भी काम किया जा रहा है। इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न जन समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं। हालांकि शिविर में इस बार लोगों का रुझान पहले की तुलना में काफी कम दिखाई दे रहा है। उधर जैन ने बताया कि पिछली सरकार के समय दी जाने वाली रियायतों में इस बार कमी की गई है। विशेष रूप से नामांतरण में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा रही। शहरी सेवा शिविर 2025 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चालू हुआ था, जिसमें 17 अक्टूबर तक हमारे पास बहुत सारे आवेदन आए। हम नियमित रूप से उनका निस्तारण कर रहे थे। अब 17 अक्टूबर के बाद 30 अक्टूबर को हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं कि शहरी सेवा शिविर 2025 के फॉलोअप कैंप्स 3 तारीख से 7 तारीख तक लगाए जाने हैं। 30 तारीख को जो निर्देश दिए गए थे विभाग की तरफ से, वो यह दिए गए थे कि 17 अक्टूबर तक जिन भी आवेदनों में दस्तावेज पूर्ण हैं 17 अक्टूबर तक और किसी कारणवश डिमांड नोट जारी नहीं हो पाया है या डिमांड नोट जारी हो गया था लेकिन राशि जमा नहीं हुई थी, तो उन सभी को छूट प्रदान करनी है शिविर की। और 3 तारीख से और 7 तारीख तक के बीच में उन प्रकरणों में डिमांड नोट जारी करके उनकी राशि जमा करवाई जाकर पट्टा जारी करना है।
लेकिन 31 तारीख को हमें नवीन आदेश पुनः प्राप्त हुए हैं विभाग से, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि 7 तारीख तक भी जो आवेदन हमें प्राप्त होंगे, अर्थात कि अब नए आवेदन भी हम प्राप्त कर सकते हैं, तो 7 तारीख तक जो आवेदन आएंगे उसको भी हमको छूट अवधि के दौरान लेना है और छूट के दौरान ही हम उस पर प्रक्रिया की जाकर छूट के अनुसार ही राशि जमा करवाई जानी है। और जैसा कि पूर्व शिविरों में काम हो रहा था, वो सारे काम इस शिविर में भी यथावत हैं। रोड लाइट की शिकायत हो, सड़क हो, नाली हो, सफाई हो, पट्टे हों, तो ये सभी कार्य नियमित रूप से जैसे कैंप अवधि में किए गए थे 17 तारीख तक, अब पुनः 3 तारीख से और 7 तारीख तक किए जाएंगे। कितनी छूट है इस शिविर के दौरान? शिविर में सरकार की तरफ से नामांतरण शुल्क में कोई छूट नहीं दी गई है, लेकिन पट्टे के शुल्क में छूट दी गई है। पट्टे की छूट में 25% से लेकर 40% तक की छूट दी गई है, जिसका जनता को लाभ मिल रहा है। यानी कि जो पहले पूर्ववर्ती सरकार में जो शुल्क लिया जाता था उससे बढ़ा हुआ है या कम है? वो कैंप का है, वो पहले प्रशासन शहरों के संघ था, वो अलग छूट थी उसमें, और यह शहरी सेवा शिविर है, इसमें अलग छूट दी गई है। तो क्या रुझान है लोगों का? हाँ, 17 तारीख तक तो लोग जो आ रहे थे तब तक तो भीड़ भाड़ थोड़ी ठीक थी, लेकिन जब अभियान बंद हो गया, शिविर समाप्त हो गए, तो वो जो आवेदन जिनके लंबित थे, तो हम भी इस संशय में थे कि अभियान खत्म होने के बाद उनको छूट का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार ने 30 तारीख को 31 तारीख को आदेश जारी कर इस संशय से हमको दूर कर दिया है, और अब हम नियमित रूप से जो है अगले 1 हफ्ते में अभियान अवधि में जो भी लाभ मिल सकते हैं, जो भी छूट दी जा सकती है, उन छूट का लाभ जनता को प्रदान करेंगे। केवल पट्टों का काम होगा या और अन्य सभी काम किए जाएंगे जो अभियान में किए जाने थे। कुल मिलाकर फॉलोअप कैंप का उद्देश्य लंबित मामलों को तुरंत निपटाने और नगर निगम से जुड़ी सेवाओं का लाभ पहुंचाने का है, लेकिन लोगों की कम उपस्थिति के कारण यह उद्देश्य पूरा करना आसान नहीं है। अलवर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में सोमवार को विशेष शिविर लगाया गया। इस दौरान पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं सहित सैनिक परिवारों की विभिन्न समस्याएं सुनी गई। शिविर दिन भर चला और इसमें जिले भर से सैनिक परिवार के सदस्य पहुंचे। शिविर का उद्देश्य पेंशन, दस्तावेजों, अलाउंस, पहचान पत्र और चिकित्सा सुविधा आदि से जुड़ी कठिनाइयों का समाधान था। यहाँ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट का 3 सदस्यों वाला दल भी मौजूद रहा, जिसने समस्याएं सुनी और जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ब्रिगेडियर शमशेर सिंह सिहाल के अनुसार ऐसे शिविरों का आयोजन समय समय पर होता है। सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया है और उनके परिजनों को हर संभव सहायता के लिए समाज और प्रशासन की जिम्मेदारी है। दिनांक 3 नवंबर 2025 को यहाँ अलवर जिले में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के 1 जेसीओस क्लर्क और 2 अन्य क्लर्क आए हैं। यहाँ पर अलवर जिले के जितने भी भूतपूर्व सैनिक, वीर नारीज और उनके डिपेंडेंट्स हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी बेसी है उसको पूरा करेंगे। ये पूरा समाधान आज पूरे दिन भर चलेगा और जितने भी इस इलाके के जो भी दूर से जो भी आ रहे हैं उनकी ये समस्याओं को दूर किया जाएगा। अलवर के जनाना अस्पताल में 7 दिन के नवजात की मौत के बाद उसकी मौसी रहस्यमय तरीके से अस्पताल छोड़कर चली गई। वह इस बच्चे की देखभाल के लिए यहाँ रुकी हुई थी। जानकारी के अनुसार हाल ही में 27 अक्टूबर को एक नवजात का जन्म जनाना अस्पताल में हुआ था। ऐसे में खुशी का माहौल था और परिवार ने मिठाइयां भी बांटी, लेकिन कुछ दिनों बाद बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसे शिशु अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी देखभाल के लिए नवजात की मौसी भी वहीं रुक गई थी। बताया जा रहा है कि जब बच्चे की मौत हो गई तो 2 नवंबर की शाम मौसी अस्पताल से किसी को बताए बिना अचानक चली गई। अस्पताल प्रशासन ने परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बाद में पता लगा कि मृतक के परिजन मूल रूप से बिहार के निवासी हैं और नयाबास में किराए के मकान में रहकर मेहनत मजदूरी करते हैं। परिजनों के अस्पताल पहुंचने पर सोमवार को अरावली विहार पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। उधर इस परिवार परिचित महेंद्र के अनुसार मौसी को घटना की पूरी जानकारी थी, लेकिन उसने किसी को सूचना नहीं दी। वहीं बच्चों के पिता कैलाश ने भी कहा है कि वह काम पर थे और उन्हें भी कोई समाचार नहीं मिला। जनाना अस्पताल के डॉक्टर टेकचंद ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। तो बच्चे को फिर कौन छोड़ के चले गई? इसकी जो साड़ी है ना, उसने खुद के नंबर लिखवाया है। इसके पास कोई खबर नहीं आई है। खबर जब आई है यहाँ डेथ हो गई है, जब शाम के 6 बजे फोन आया। किसका फोन आया है? ये डॉक्टर साहब ने करा है। अच्छा, जो हमें मालूम पड़ा है जब हम आए। सालिक क्या नाम है? हम उसके भरोसे रह गए। हमसे उसने नहीं बोली भाई ये जयपुर से आएगा, नहीं जाएगा। जयपुर जाते थे हम 5 आदमी भेड़ा कराए, हम खुद जा रहे थे जयपुर, हमारे पास कोई खबर नहीं आई है। बिहार की पेशेंट एडमिट हुई थी 27 तारीख को। उसको बच्चा प्रीटर्म पैदा हुआ था जिसका वजन कम था।
इस वजह से उसको नर्सरी में भर्ती करा दिया था। और पेशेंट ठीक थी तो पेशेंट को छुट्टी दे दी गई थी हमारे यहाँ से, और बच्चा फिर एक्सपायर हो गया। लेकिन जब बच्चा एक्सपायर हो तो उस परिजन उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उसको मोर्चरी में रखवा दिया। परिजनों को सूचना दी गई, मुश्किल से उन्होंने फोन उठाया और उसके बाद आगे परिजन अब बच्चे का पोस्टमार्टम वगैरह कराएंगे। हाँ 6-7 दिन हो गए, पढ़ा लिखा है नहीं और औठा साफ है। तो लड़का था लड़की थी? लाला था। अच्छा, उसको क्या बीमारी थी? कोई बीमारी नहीं था। भर्ती कब कराया था? वही 4-5 दिन हो गए थे जना। 27 तारीख को। ऐसा था, हमें पढ़ा लिखा का है नहीं, पता क्या चलेगा। इसको छोड़ के चले गए तुम? हमें बहू गया 2 दिन गया, वो अपने देखते आई है, बोला बच्चा नहीं पिएगा तब तो क्या करेगा बेचारे, वो सांस पे बीमारी था। कहले तुम जाओ, हमें जा रहे थे तुम देखना बच्चा। उधर एएसआई शंकर लाल के अनुसार नवजात की मौत की सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और परिजनों का पता लगाकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की। स्पष्ट नहीं हो पाया कि मौसी ने अचानक अस्पताल क्यों छोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एक नवजात बच्चा जिसका जन्म हुआ था जीएच अलवर में 28 तारीख को, जिसका इलाज चल रहा था, वो बीमार था या क्या था वो तो जानकारी नहीं है। और उसकी मृत्यु होने के बाद उसके परिजन जो उसके पास थे वो हॉस्पिटल में छोड़कर चले गए। डॉक्टर ने उसको पोस्टमार्टम कार्रवाई के लिए जीएच अलवर में पोस्टमार्टम रूम में रखवा दिया, जिसकी जांच पंचायतनामा कार्य करने में आया हूँ। परिजन क्यों छोड़ के चल गए, कोई प्रथम दृष्टया सामने आया? इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। परिजनों के जो बच्चे का पिता है कैलाश चंद, वो बता रहा है कि मेरी साड़ी उसके पास थी जो अचानक उसको छोड़कर चली गई। वो क्यों छोड़ के चली गई इसका कारण का भी पता नहीं चला। अलवर के अखेपुरा में 40 वर्षीय युवक ने फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस के अनुसार सोमवार सुबह मृतक की मां ने जब कमरे का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उन्होंने खिड़की के अंदर झांका तो युवक प्रदीप कुमार शर्मा फंदे पर लटका हुआ था। इसके बाद पुलिस ने शव को नीचे उतारा और जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। प्रदीप किसी दुकान पर काम करता था और परिवार में उसके 2 छोटे भाई भी हैं। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। इसकी मम्मी है जो सुबह 5 बजे गेट खटखटा रही थी इसको उठाने के लिए, फिर वो गेट नहीं खोल रहा तो हमने फिर उन्होंने कीटनाशक कर रही थी तो मेरे नींद खुली, मैं उसके पास में देखने गया था। फिर हमने थोड़ा सा गेट में से मामूली सा दराज में उसे देखा तो वो लटका हुआ मिला था फांसी पे। फिर हम थाने में सूचना दी है साहब हमने। क्या काम करता था? ये प्राइवेट काम करता है किसी दुकान पे। शादीशुदा था? नहीं सर। शादी नहीं हुई? नहीं सर। कितने भाई हैं? 3 भाई हैं सर। किसी की शादी नहीं हुई? नहीं सर। कोई कारण है क्या? करी नहीं? क्या शादी करी नहीं तो कोई और कारण? नहीं, अब हो ही नहीं रहे, बच्चे हैं वैसे ही है सब आदमी। मजदूरी का काम करता था? हाँ प्राइवेट दुकान में। तो घर में कमाने वाला कौन? ये तीनों भाई करते हैं वैसे तो छोटा मोटा अपना काम। घर में 3 भाई है, माँ है? माँ है साहब। आपका क्या नाम? नरेश कुमार। ये सब कोई ये मिली बच्चे की कि भाई उसने सुसाइड कर लिया है, फांसी लगा ली है। ये ब्रह्मचारी मिल रहा है अखेपुरा में। क्या नाम है इसका? उसका नाम प्रदीप शर्मा। अच्छा, वो रिपोर्ट वगैरह? रिपोर्ट अभी नहीं। तो किस हालत में लेकर आए अपन तो इसको ऊपर टकरा था जो फिर वहाँ इसके फोटो वोटो लिए उतारा, इसको एम्बुलेंस बुलाई। अलवर की छठी मील के पास थार की टक्कर से बाइक सवार 4 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद अब यहां सड़क के दोनों तरफ नए डिवाइडर बनने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा ग्रामीण सीओ शिवानी भी घटनास्थल पहुंची और जायजा लिया। साथ ही थार जीप चालक से पुलिस पूछताछ कर रही है। नाम क्या है? सोहेल खान, पुत्र सुखान जाति में, उम्र 19 साल, निवासी रायबका का रहने वाला है, जिसने दिनांक 1/11/2025 को समय 7:30 बजे सड़क दुर्घटना में 4 व्यक्तियों की मृत्यु होगी, जिसमें एक बच्ची घायल सीरियस अवस्था में चल रही है। ये गाड़ी चला? हाँ, वक्त घटना चालक सोहेल था। गौरतलब है कि तेज रफ्तार जीप की टक्कर से पति पत्नी, उनके पुत्र और भतीजी की जान चली गई थी। 23वीं एशियाई मास्टर्स एथलीट चैंपियनशिप 5 से 9 नवंबर तक चेन्नई में होगी और अलवर से भारतीय टीम में 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। वहीं इस टूर्नामेंट के पदक विजेता सिडनी में होने वाले वर्ल्ड मास्टर एथलीट टूर्नामेंट में भाग लेंगे। अलवर जंक्शन से चेन्नई के लिए ये खिलाड़ी रवाना हुए। इनमें सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी 70 वर्ष के रामफल सैनी हैं, जो इस आयु वर्ग में 800 मीटर दौड़ में भाग लेंगे,
जबकि 60 वर्ष के वर्ग में भगवान सैनी 200 मीटर दौड़ में शामिल होंगे। 45 वर्ष के ग्रुप में महिला निर्मला पूनिया हैमर थ्रो में दमखम दिखाएंगी। इसी तरह 60 वर्षीय वर्ग में कमला यादव डिस्कस थ्रो और 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में विक्रम चौधरी भाला फेंक में भाग लेंगे। खिलाड़ियों का कहना था कि वे देश के लिए पदक जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। इस टूर्नामेंट में देश भर से करीब 2000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उधर सचिन नेम सिंह यादव ने बताया कि इनका रेलवे स्टेशन पर माला पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही समिति संरक्षक पवन जैन ने सभी को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सतवीर चौधरी, पंकज सैनी, कुंदन सुरेंद्र सिंह, लखपत राय सैनी और लवनीश जैन आदि की मौजूदगी रही। 23वीं एशियन मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप जो 5 तारीख से 9 तारीख तक चेन्नई में होने जा रही है, उसमें भारत की टीम में अलवर से 5 आदमियों का सिलेक्शन हुआ है जो भारत को प्रतिनिधित्व करेंगे। जैसे मैं रामफल सैनी 800 मीटर में 70+ और निर्मला पूनिया हैमर थ्रो, कमला यादव डिस्कस और शॉर्ट पुट, भगवान दास 200 मीटर और विक्रम चौधरी जैवलिन थ्रो, ये सभी एक साथ अभी जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं और हम पूरी ताकत लगाएंगे देश के लिए मेडल। कितने दिन तक चलेगा? ये 5 तारीख से 9 तारीख तक। कहाँ चलेगा? ये चेन्नई में है, चेन्नई में होने जा रहे हैं। देश भर के कितने खिलाड़ी आ रहे हैं? देश भर के 2000 खिलाड़ी वहाँ इकट्ठे होंगे। यहाँ जो अवार्ड लेगा वो कहाँ जाएगा आगे? वो वर्ल्ड एथलेटिक्स मास्टर एथलेटिक्स में, जो एशिया कंटिनेंट इंटर कंटिनेंट में। मैं हैमर थ्रो में हूँ, 45+ एज ग्रुप है मेरा। और पुराना क्या रिकॉर्ड है आपका खेलने? मेरा नेशनल में मेडल है जी पहले से। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मैं चूरू से बिलोंग करती हूँ। चूरू से आए हो? चूरू, राजगढ़ तहसील, गांव खारी जना हुआ जी। और आप? मैं कमला यादव हूँ, अलवर से हूँ। अलवर से? आप किस में जा रहे हो? मैं सब चेन्नई जा रही हूँ, डिस्कस और जेवलिन थ्रो में जा रही हूँ। ठीक है। मेरी तमन्ना है कि मैं भारत का नाम रोशन करके। अलवर के सरिस्का अभ्यारण्य में बाघ युवराज की झलक देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे। यह बाघ ST 21 काला कुआं एनिकेट क्षेत्र में नजर आया, जो जंगल से निकलकर पर्यटकों की जिप्सी से आगे होकर फिर से जंगल में चला गया। बाघ को इतने करीब से देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे और उन्होंने अपने कैमरे में यह नजारा भी कैद किया। पिछले कुछ दिनों से युवराज की साइटिंग लगातार हो रही है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की ओर से 4 दिवसीय राज्य पुरस्कार जांच शिविर शुरू हो गया है। अलवर के नजर बगीचे से जिला मुख्यालय पर लग रहे कैंप में अलवर के अलावा खैरतल, तिजारा और बहरोड कोटपुतली जिले की करीब 200 गाइड्स सहभागिता कर रही हैं। सीओ विजय लक्ष्मी वर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैंप 4 दिन तक चलेगा। इसमें सफलता प्राप्त करने वाले गाइड्स को राज्यपाल द्वारा जयपुर में पुरस्कृत किया जाएगा। आज से राज्य पुरस्कार जांच शिविर शुरू हो रहा है, जो कि 4 दिवसीय जांच शिविर होगा। इसमें जिन बच्चों ने राज्य पुरस्कार प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वे सभी बच्चे इस कैंप में सहभागिता करेंगे। समस्त जिले, जो कि खैरतल, तिजारा के बच्चे, बहरोड कोटपुतली के बच्चे और हमारे पूरे अलवर क्षेत्र के बच्चे इसमें सहभागिता करेंगे। इसमें अलग अलग तरह की इनकी जांच होंगी और उस जांच में जो बच्चे पास होंगे उन्हें राज्य पुरस्कार अवार्ड से नवाजा जाएगा। और ये अवार्ड सेरेमनी जयपुर में राज्यपाल महोदय द्वारा जो कार्यक्रम होता है, उसमें ये बच्चे वहां पर शिरकत करेंगे। सूरत में आयोजित कूडो नेशनल टूर्नामेंट में भिवाड़ी के विज्वल मौर्य ने फिर से शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने नाम गोल्ड मेडल किया है। कूडो एक जापानी मार्शल आर्ट गेम है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ख्याति है। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार को भी इस खेल के साथ जोड़ा जाता है। भारत सरकार ने भी इस गेम को शामिल किया है और ओलंपिक गेम में भी प्रमुखता से खेला जाता है। यह राजस्थान टीम से खेलने वाले मौर्य ने इस बार फेडरेशन नेशनल टूर्नामेंट और अक्षय कुमार इंटरनेशनल टूर्नामेंट दोनों में ही गोल्ड मेडल जीतकर अपना दबदबा कायम रखा। वे पिछले 4 साल में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 1 कांस्य पदक जीत चुके हैं। उनके पिता अरविंद मौर्य कजारिया सेरेमिक्स में अधिकारी हैं और माता प्रतिभा मौर्य हाउसवाइफ हैं। बालक की सफलता के पीछे उसकी मेहनत और कोच के मार्गदर्शन के अलावा अभिभावकों का प्रोत्साहन भी बड़ी वजह है। सरिता जनसेवा न्याय समिति ने UIT सचिव को पत्र देकर बंजारा कम्युनिटी को बेदखल नहीं करने की अपील की है। इसमें बताया गया
कि अतिक्रमण निरोधक अधिकारी ने बंजारा परिवारों को नोटिस भेजा था, लेकिन वे पिछले 25 से 30 साल से यहाँ रह रहे हैं। संस्था भी समय समय पर उनकी सहायता करती है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने भी एक रिट पर बंजारा समुदाय को बेदखल करने से पहले वैकल्पिक जगह दिए जाने के निर्देश दिए थे। ऐसे में ज्ञापन में मांग की गई है कि विकल्प स्वरूप स्थान दिए जाने से पहले उन्हें बेदखल नहीं किया जाए। इस मौके पर 100 से भी अधिक बंजारा परिवार मौजूद रहे। साथ ही एडवोकेट विवेक जैन, अशोक नागर, माया सैनी, एडवोकेट प्रवीण यादव और महेंद्र यादव, सुनीता, यशोदा, दिनेश कुमार, यादराम, मुकेश और गणेश आदि की मौजूदगी रही। हम वहाँ गए थे, मैडम से बात हुई थी और मैडम ने कहा है कि भाई हम इसका जवाब दे देंगे आपको, और मैडम ने प्लान देख के बता दिया। कब से रह रहे हैं लोग यहाँ पे? 10 साल से तो कंटिन्यू हम जुड़े हुए हैं इनसे। तो हम इनके बच्चों को जैसे कपड़े वगैरह हैं, स्कूल में पढ़ाने का काम हमारी संस्था करती है, और इनको लगभग 20-25 साल हो गए हैं, तब से ये लोग रह रहे हैं। और इनको मतलब अभी तक ये इनको जगह नहीं दी है। तो हम चाहते हैं भाई अगर इनके नाम है तो वो बता दो, और नहीं है तो वो बता दो, नहीं है तो इनको दो। राव बंजारा है जी श्रीमान। कब से रह रहे हैं? कम से कम यहाँ हमारे को 25-30 साल हो गए रहते हुए ने। तो हमारे पास कोई ना तो कोई अधिकारी आया था, उस समय बियाबान जंगल था, वहाँ आबादी भी नहीं थी। उस समय से हम रह रहे हैं इस जगह पे। कौन सी जगह है ये भर्तरी पनोरमा पड़ती है। यहाँ भर्तरी पनोरमा बाद में हुआ है। ये पत्रकार कॉलोनी है, ऐसे UIT में आती है। तो हमारे उस समय रह रहे थे तो यह बियाबान बलाती टिकर खड़ी थी और कुछ नहीं था यहाँ। उस समय के रह रहे हैं। हमारी कोई लोगों ने देख रेख की नहीं की हमारी। हम सोचे कि भाई दाढ़ी मजदूरी करते हैं, हमारे टाइम पास हो जाएगी, लेकिन इन लोगों ने हमारे नोटिस ऊपर नोटिस भेज दिए कि जगह खाली कर दो, नहीं तो आपका जैसे भी चला के बुलडोजर चला के आपका ये जो कच्चे झोंपड़े हैं इनको ध्वस्त कर दिया जाएगा। कितने लोग हो आप? कम से कम हम 26-27 परिवार है, 36 परिवार है कम से कम यहाँ। सबसे आश्वासन दिया है? अब आश्वासन दिया, वकील ये कह रहे हैं कि भाई अगर देखेंगे होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे बताओ। सरकार का कोर्ट का आदेश है, पूरा आदेश की पालना मैं इनको सभी अधिकारियों से कहता हूं कि कृपया ऐसे लोगों की आप सहायता कीजिए, इन लोगों को बेदखल मत कीजिए। इन लोगों को गवर्नमेंट का जो आदेश है उनके हिसाब से ज़मीन दीजिए। गवर्नमेंट के पास कोई ज़मीन की कमी थोड़ी होती है, सबका पालन करती है गवर्नमेंट। तो हमको ये देश के, हम भी इस देश के नागरिक हैं। हम बंजारे घूमते थे पहले, अब तो कोई रहने नहीं देता, तो फिर हम कहाँ जाएंगे बताओ। आप कहाँ जगह दोगे हमारे को? न्यायिक समिति अध्यक्ष के द्वारा हम मिले थे, उनसे मिले तो UIT मैडम ने बोला है, चेयरमैन ने, कि ऐसा इस पर विचार किया जाएगा और जो आपको उत्तर पत्र है वो दिया जाएगा। हमने उनको जो उन्होंने पत्र भेजा है जिस पे उन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए कहा और 3 दिन में तोड़ने के लिए कहा, तो इसके लिए हमने उनको जवाब दिया। जवाब में उन्होंने कहा कि हम इसकी रिप्लाई दे देंगे। और वैसे ये UIT में है और UIT के उसमें ये बैठे हुए हैं। अगर UIT के उसमें बैठे हुए हैं तो इनको कोई ना कोई जगह दी जाए। ये सड़क पे नहीं है, जैसे वो कह रहे थे कि सड़क पे है। उन्होंने लेआउट प्लान देखा, लेआउट प्लान के जस्ट उससे ये कहा जाता है कि UIT में है और UIT में अगर बैठे हुए हैं तो इनको 50 वर्ग ज़मीन जो इनको सरकार के द्वारा हाईकोर्ट के आदेश हैं उनके द्वारा उन पर विचार किया गया। आपके पास आदेश हैं? इसके आदेश हैं जो मैंने मैडम को दिए हैं, संकलन किए हैं लेटर के साथ। उसमें हाईकोर्ट के आदेश हैं कि अगर ऐसा कोई है तो उसको हटाया ना जाए और उनको जगह अलॉट की जाए, रिलोकेटेड किया जाए। पहले UIT के द्वारा दिए भी गए थे। हाँ, ये बता रहे थे, लेकिन इनको नहीं दिए गए। वो ये बाद में आए या उस समय दिए नहीं गए ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 10 साल से और 12 साल के बीच तो हम इनकी सेवा करते आ रहे हैं। इनको बच्चों को पढ़ाना, शिक्षा देना, कपड़े देना, ये तो हमारी समिति के द्वारा है। तो 12 साल तो हम कहते हैं कि ये वहीं थे, 12 साल से तो हमारे सामने हैं ये। तो लगभग कितने घर हैं इस तरह के? ऐसे इसमें हैं 36 घर हैं समथिंग। सिख समुदाय की ओर से बुधवार को मनाए जाने वाले गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में सोमवार से 3 दिवसीय कार्यक्रम आरंभ हो गए। इस मौके पर मालाखेड़ा गेट गुरुद्वारे से शाम को नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन के आगे समाज से जुड़ी महिलाएं सड़क मार्ग को साफ करते हुए चल रही थी। वहीं मिलिट्री बैंड सहित घोड़े पर निशानची, स्कूल के बच्चे, कीर्तन करते संगत अखाड़े और पालकी के आगे पंच प्यारों की मौजूदगी रही। नगर कीर्तन प्रमुख मार्गों से होते हुए स्कीम 2 गुरुद्वारे पहुंचा। यहाँ गुरुद्वारे के पूर्व प्रधान सरदार हरमीत सिंह मेहंदीरत्ता ने बताया कि सुबह सभी गुरुद्वारों में अखंड पाठ भी प्रारंभ हो गया। बुधवार को पाठ समापन के बाद अखंड भोग पड़ेगा। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व दी अलवर दी समूह साध संगत ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। मालाखेड़ा गेट गुरुद्वारा स्थित यहाँ से अब नगर कीर्तन प्रारंभ होने जा रहा है। आप देख रहे हैं तैयारियां चल रही हैं। नगर कीर्तन यहाँ से कंट्रोल रूम
कंट्रोल रूम से होप सर्कस, घंटाघर से काशीराम चौराया से भगत सिंह के चौराहे से जय किशन की कोठी, सीधा एरोड्रम रोड गुरुद्वारा साहब होते हुए स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारा साहब विखे जाके समापन होगा। और आज सुबह अलवर के करीब करीब सभी गुरुद्वारा साहब में श्री अखंड साहब प्रारंभ हो गए हैं, जिनका भोग 5 तारीख को सुबह 10 बजे होगा। और उसके उपरांत सभी गुरुद्वारों में कीर्तन, कथा, वाचन होगा और साथ में गुरु का लंगर अटूट बरतेगा। समूह साध संगत के चरणों च बेनती कि हुम आके पहुंचो और गुरु घर दी खुशियां प्राप्त करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अलवर के लाजपत नगर गुरुद्वारे से सोमवार को 11वीं और अंतिम प्रभात फेरी निकाली गई। इसका स्वागत पुष्प वर्षा और भव्य आतिशबाजी के साथ हुआ। इस मौके पर अरदास हुई और शबद कीर्तन के साथ संगत को प्रसाद वितरण भी किया गया। प्रभात फेरी में प्रधान सतनाम सिंह रवि, उप प्रधान गुरप्रीत सिंह लक्की, मुख्य सेवादार गुरनाम सिंह राजू, राजेंद्र सिंह, डीपी सिंह, मधुर, हर्ष भाटिया और गणेश कुमार सहित मुख्य शबद रागी हरप्रीत सिंह आदि मौजूद रहे। शिक्षा बचाओ आंदोलन के प्रदेश संयोजक प्रोफेसर रमेश बैरवा ने तुलेड़ा सीनियर स्कूल में कार्यरत एक अध्यापिका को सेवा से तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। साथ ही फर्जीवाड़े के आरोप में कानूनी कार्रवाई पर जोर दिया है। प्रोफेसर बैरवा के अनुसार इस अध्यापिका को जिला शिक्षा अधिकारी अलवर मुख्यालय ने आरोप पत्र दिया है। इसमें बताया गया है कि वसुंधरा चौधरी ने सेवा नियमों की जानबूझकर अवहेलना कर नियमित प्रशिक्षार्थी के रूप में बीएड की डिग्री प्राप्त की है। साथ ही विद्यालय से तथ्य छुपाकर और विभाग को गुमराह कर नियमित भत्ते, वेतन और बोनस प्राप्त किया है। बैरवा के अनुसार ऐसे में लोक सेवक पद की गरिमा का उल्लंघन हुआ है और शिक्षा विभाग की छवि धूमिल हुई है। इसके चलते कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अलवर के स्कूल शिक्षा विभाग में एक ऐसा प्रकरण हमारे संज्ञान में आया है जिसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तुलेड़ा की अध्यापिका श्रीमती वसुंधरा चौधरी ने सरकारी सेवा में रहते हुए विभाग की बिना अनुमति के नियमित तौर पर बीएड की डिग्री हासिल की है और इसी दौरान इन्होंने वेतन भत्ते, बोनस लेकर के सरकारी कोर्स को लाखों रुपए की हानि पहुंचाई है। इसमें इनके खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय अलवर ने एक कड़ा आरोप पत्र देकर के ये आरोप लगाए हैं कि इन्होंने गुमराह किया है शिक्षा विभाग को, तथ्य छिपा करके ये अवैधानिक कृत्य किया है। साथ ही साथ शिक्षा विभाग और शिक्षक की गरिमा है उसको भी तार किया है। तो शिक्षा बचाओ आंदोलन भी श्रीमती वसुंधरा चौधरी के इस गैरकानूनी और अनैतिक जो कृत्य है, जो एक ढंग का फर्जीवाड़ा है, इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। एक बात और हम कहना चाहेंगे, जो डिमांड करना चाहेंगे, वो संस्थापन अधिकारी या वो तत्कालीन प्रधानाचार्य जिन्होंने वसुंधरा चौधरी के जो बीएड की डिग्री का सेवा पुस्तिका में इंदराज किया है, वो भी दोषी है। तो इन तमाम जो दोषी है इनके खिलाफ कड़ी कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जाए ताकि शिक्षा विभाग में जो शिक्षकों की एक गरिमा है वो बनी रहे और इनको एक सबक मिले। मैं प्रोफेसर रमेश बैरवा, प्रदेश संयोजक शिक्षा बचाओ। अलवर के निकटवर्ती ग्राम झारेड़ा में देवस्थान विभाग की 6 बिस्वा जमीन पर अतिक्रमण के आरोप सामने आए थे। इसे लेकर ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर आतिका शुक्ला सहित तहसीलदार से मिला। साथ ही जमीन का फिर से सीमांकन करवाने के लिए जांच कमेटी पर जोर दिया। ऐसे में जिला प्रशासन ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। ग्रामीण लखन सिंह सहित अन्य लोगों ने बताया कि खसरा संख्या 85 और 86 के साथ ही 87 की जमीन की भी पैमाइश की जाए। वहीं तहसीलदार ने भी कहा है कि भू प्रबंधन विभाग से इसकी जांच करवाई जाएगी। तहसीलदार जी से भी मिले हैं, आज हम आए हैं, सभी ग्रामवासी भी साथ हैं। आए तो तहसीलदार जी ने और जिला कलेक्टर महोदय ने हमें निष्पक्ष पैमाइश के लिए आश्वासन दिया है, जिसमें कहा है कि भाई इसको निष्पक्ष दोबारा टीम गठित करके दोबारा निष्पक्ष जांच करवाएंगे और इसको मौके पर पैमाइश करवाएंगे।
क्या कहना चाहेंगे आप तहसीलदार और जिला कलेक्टर से मिलने के बाद? आपको लग रहा है कि इसका पैमाइश होगी, समस्या का समाधान होगा? अब लग रहा है कि भाई हाँ, मतलब प्रशासन ने हमारी बात सुनी है और अब इस चीज़ का समाधान होगा। देवस्थ विभाग के जमीन के मामले में आप आज जिला कलेक्टर से मिले, जिला तहसीलदार से मिले, क्या आश्वासन दिया है और क्या मांग है आपकी? आज हम ग्रामवासी कलेक्टर साहब से मिले तो कलेक्टर साहब ने पूर्ण संतुष्ट जवाब दिया है कि आपकी इस देवभूमि का सीमा ज्ञान दोबारा से सभी ग्रामवासियों के सामने कराया जाएगा और जब तक सीमा ज्ञान नहीं हो तब तक के लिए अड़ोसी पड़ोसियों के निर्माण कार्यों को खास करके खसरा नंबर 87 के भूमाफियों को जब तक सीमा ज्ञान नहीं हो तब तक के निर्माण कार्य के लिए पाबंद रखा गया है। कलेक्टर साहब की ओर से कलेक्टर साहब ने यूआईटी सचिव को भी निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी इसका सीमा ज्ञान कराया जाए। अब आप क्या चाहते हैं? हम कलेक्टर साहब से यही आशा करते हैं कि सीमा ज्ञान करवाकर हमें वो ज़मीन मुक्त करवा के और दी जाए जिससे देवभूमि में हम कोई निर्माण कार्य कर सकें। यही हमारी कलेक्टर साहब से आशा है। इस देवभूमि में कौन कौन से मंदिर है? इस देवभूमि में सबसे पुराना हनुमान जी का सैकड़ों साल पुराना मंदिर है, दुर्गा जी का मंदिर है, एक भूमिया जी का मंदिर है, बाकी पितरों के कई स्थान हैं, पीपल के कई पेड़ हैं पुराने, सैकड़ों साल पुराने। इन मंदिरों में गांव की कितनी आस्था है? हमारा सारा ही गांव इन मंदिरों में सुबह शाम पूजा पाठ करता है। सभी की पूरे हिंदू समाज की सभी की सीमा आस्था है। भाजपा नेता और पूर्व जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने एसआईआर को पूरे देश में करवाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार के बाद अब राजस्थान में भी मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण करवाया जा रहा है। साथ ही भारतीय निर्वाचन आयोग निष्पक्ष रूप से अपना काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि कई लोग 2 बार अपना नाम लिस्ट में जुड़वा देते हैं। इसके अलावा फर्जी मतदान रोकने के लिए भी गहन पुनरीक्षण जरूरी है। इससे निष्पक्ष चुनाव संभव हो सकेंगे। सर, देश में विधानसभा चुनाव बिहार में चल रहे हैं और बिहार में एसआईआर के ऊपर काफ़ी राजनीति हुई। अब केंद्र सरकार जो है भारतीय निर्वाचन आयोग के माध्यम से पूरे देश के 12 राज्यों में एसआईआर करवा रही है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। देखिए पत्रकार महोदय, कांग्रेस ही पुकार रहे हैं कई दिनों से, कई महीनों से लग रहे हैं कि ये वोटों ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन मैं बताना चाहूँ भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष चुनाव चाह रही है और निष्पक्ष तो देखती भी है। 12 स्टेटों में एसआईआर को लागू कर दिया गया जिसमें राजस्थान भी अहम भूमिका पर है। और आपने देखा कर कलेक्टर के यहाँ कलेक्टर साहब ने मीटिंग ली और बीएलओज को और पटवारी तहसीलदार से पूरी टीम लगा दी गई है। ये मतलब एक तरह से पूर्ण वोटरों का पूर्ण निरीक्षण करके सत्यापन करके उनको दोबारा से सबको सत्यापन करके ये काम कार्य पूरे राजस्थान में किया जाएगा। कहीं फॉल्ट है तो उसको पुनरीक्षित किया जाएगा। तो ये पूर्ण जांच करके फिर काम किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेसियों को तसल्ली नहीं है, इसमें भी वो कुछ न कुछ आंख निकालेंगे सब ये क्यों हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव निष्पक्ष चाहती है, जिस तरह बिहार में और स्टेटों में होगा ऐसे निष्पक्ष चुनाव होगा। इनके बाहर घालने से कभी चुनाव गलत तरीके से नहीं कराएंगे। हम साफ सुथरे साफ छवि से और साफ तरीके से काम होगा। राजस्थान का मुख्यमंत्री जब से बना है आपने देखा कभी कोई घोटाला हुआ हो या कभी कोई पेपर लीक आउट हुआ हो तो इनको कोई काम नहीं बचा। हम जो अच्छा काम करना चाहते हैं उसको आगे लगाने का इनका एक ठेका ले रखा है। वैसे हमारा काम बहुत शांतिपूर्ण अच्छा काम चल रहा है। सर, कांग्रेस पार्टी कहती है कि पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव के बाद एसआईआर लागू होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव पहले होने चाहिए, एसआर बाद में होना चाहिए। क्योंकि अब चुनाव होने हैं, प्रशासक लगा रखे हैं, कार्यकाल पूरा हो गया, तो चुनाव के बाद कराए जाने में क्या दिक्कत है? देखिए अब ये कांग्रेसी क्या कह रहे हैं, उनको कहाँ संदेह है जब चुनाव का मतदाताओं का पुनः निरीक्षण किया जा रहा है और भारत सरकार की इस योजना में उनको आगे बढ़ के काम करना चाहिए कि आज सब सत्यापन होकर काम हो रहा है तो इसमें सहयोग करना चाहिए। कांग्रेस को टांग नहीं अड़ाना चाहिए। और विपक्ष के नेता हमारे टीकाराम जूगी उनको भी मैं ये आग्रह करूंगा कि जब राजस्थान सरकार इस काम को आगे बढ़ के काम करना चाहे तो उसमें। उधर देशराज वर्मा ने बिहार में निश्चित तौर पर एनडीए की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन पिछली बार की तरह फिर पिछड़ेगा। वहीं बिहार का पूरा विकास करने के लिए एनडीए की डबल इंजन सरकार जरूरी है। सर, बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, नवंबर में वोटिंग भी है। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एनडीए क्या जीत पाएगा, क्या रहेगा? देखिए बिहार में हम 100% सरकार बनाएंगे। कुछ दिन पहले लोग कह रहे थे कि हरियाणा में बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी। हरियाणा में सरकार हमारी बनी
और मैं आज गारंटी के साथ कहना चाहूंगा बिहार में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, जहां नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह भयंकर तरीके से चुनाव प्रचार में लगे और कम से कम एक दिन में 5-5 जनसभाएं कर रहे हैं। जनसभाओं में भीड़ और सैलाब देखिए। जो विकास की गति भारत के अंदर आई है मोदी जी के बाद, उस विकास की गति को कायम रखने के लिए बिहार की जनता उनके साथ कंधे से कंधे लगाकर खड़ी हुई है और आने वाले समय में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे बिहार में, ये मैं आज कहना चाहूंगा आपको। सर, बिहार में जिस तरह से गरीबी है, बेरोजगारी है, बिहार में मजदूर दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं और बिहार में जिसके सड़कों का हाल है, विकास हुआ नहीं, स्कूल और अस्पताल की स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, फिर आप विकास नहीं है तो फिर सुशासन नहीं है तो कैसे कह सकते हैं सरकार फेल होगी? देखिए, हर 100% काम कभी नहीं देखा होगा किसी भी शासन में। कांग्रेस ने 70 साल शासन कर लिया, तब क्यों नहीं करा काम? आज कांग्रेस क्यों पुकार रही बिहार में नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ? लेकिन ये जानकारी होनी चाहिए आपको कि जब से एनडीए की सरकार बिहार के अंदर बनी है, आप एयरपोर्ट से लेके, रेलवे स्टेशन से लेके, सड़कों से लेके, कार्यालयों को देखिए और बिहार के अंदर जो विकास हुआ है। और आपने देखा हो कि मोदी जी ने अभी वहां की महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए का जो सहयोग दिया है, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस तरह से और भी योजनाओं को, केंद्र सरकार की योजनाओं के, बट डबल इंजन की सरकार जो काम हुई है वो सराहनीयपूर्ण काम है। जनता उस काम को मान रही है, उस काम को मानते हुए जनता पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए खड़ी हुई है। सर, केंद्र सरकार ने अभी तक बिहार को विशेष पैकेज नहीं दिया, विशेष राज्य की मांग थी मुख्यमंत्री नीतीश की, कोई भी मांग पूरी नहीं हुई, तो किस तरह से चुनाव जीतेगी? देखिए, विशेष पैकेज की बात कर रहे हैं आप। बिहार में हमारे एनडीए की सरकार है और विशेष पैकेज के माध्यम से बताना चाहूंगा जितना पैसा और स्टेटों से अधिक बिहार को दिया गया, क्योंकि बिहार एक गरीबी रेखा के उसमें दायरे में था। लोगों को ये लग रहा था कि बिहार का विकास कैसा हो। नरेंद्र भाई मोदी ने इसको पैराइटी पे लेते हुए सब स्टेटों से अधिक तो पैसा दिया है और अधिक योजना दी है और युवाओं को रोजगार की गारंटी देने के लिए 1 करोड़ रोजगार गारंटी करने जो घोषणा कर दी है। तो इस तरह बहुत सारे काम जो केंद्र सरकार के हैं वो अब आने वाले समय में और होंगे, इससे पहले भी हुए। अलवर के खुदनपुरी स्थित जोहड़ वाले श्री चमत्कारी शिव मंदिर में शिव महापुराण कथा जारी है। इसमें दूसरे दिन सोमवार को स्वामी कमलदास बापू ने सृष्टि की उत्पत्ति सहित अन्य प्रसंग सुनाए। साथ ही कहा कि अहंकार जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अहंकार से भरा मन और नफरत से भरा हृदय कभी भी सत्य को स्वीकार नहीं सकते। उधर कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु मौजूद रही। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। मिट्टी की खुशबू पास बुलावे, कूदे उछले हम जोश जगावे, खेले आ मिलके जश्न मनावे, आजा खुशियों से हाथ मिलावे, दिन को आशाओं से सजावे, घर की चौखट से बाहर जावे, जूते पहने और दौड़ लगावे, सूरज में हीरे बन जावे, खेल ही है तरक्की का हिस्सा, खेल किस्मत को बदले ऐसा सिक्का, आओ कुछ कर दिखाए बुलंदियों से आगे, मुट्ठी में दुनिया का कर ले, खेलो रे खेलो रे सपने सजाओ रे, खेलो रे देश को बढ़ाओ रे, खेलो रे सपने सजाओ रे, लकीरें तोड़े आगे हम निकले, खेलो रे सपने सजाओ रे, खेलो रे देश को बढ़ाओ रे, खेलो रे सपने सजाओ रे, लकीरें तोड़े आगे हम निकले। आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में, एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा।
रिवाज रिसोर्ट। हमारे यहाँ जन्मदिन पार्टी, किटी पार्टी, रिसेप्शन, सगाई, शादी पार्टी एवं सम्मेलन के लिए विशाल लॉन, क्रिस्टल बैंक्वेट, जेम बॉल रूम, 25 कमरे एवं शानदार पार्किंग व्यवस्था है। इसके अलावा हमारे यहाँ कोरल रेस्टोरेंट है, जहां आप पैन एशियाई भोजन का आनंद ले सकते हैं। हमारे पास इंडियन, तंदूरी स्नैक्स, पास्ता, पिज्जा, सैंडविच एवं चाइनीज व्यंजनों की व्यवस्था है। हमारा पता है रिवाज रिसोर्ट, कंपनी बाग रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9549806667। फर्नीचर की दुनिया में जाना माना नाम स्लीपवेल के अधिकृत विक्रेता राहुल इंडस्ट्रीज, घोड़ापेट चौराहा, अलवर। 36 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सागवान के डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, कवर्ड सोफे, सेंटर टेबल, स्लीपवेल एवं आरब कंपनी के ब्रांडेड गद्दे गारंटी के साथ उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सागवान फर्नीचर, कवर्ड सोफे ऑर्डर से भी बनाए जाते हैं। एक बार शोरूम पर पधारकर सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी अन्य जगह कोई ब्रांच नहीं है। हमारा पता राहुल इंडस्ट्रीज, घोड़ापेट चौराहा, राजपूत हॉस्टल, अलवर। मोबाइल नंबर 9461136318 and 9413536318। खंडेलवाल नमकीन। हमारे यहाँ उपलब्ध है शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हींग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हर दिन मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं। सपनों को उड़ान देने वाला, ताजगी और स्वाद से जुड़ी सेहत का वादा। क्योंकि मेरा काम सिर्फ खाने को स्वादिष्ट बनाना नहीं, बल्कि पूरे घर को मजबूत बनाना है। इसलिए मेरा भरोसा है चांसलर सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, जो रखे कोलेस्ट्रॉल को संतुलित और बनाए आपकी हड्डियों को और भी मजबूत। इसके हर निवाले में है मेरा विश्वास, स्वाद और अपनेपन से भरा, जो पूरे परिवार को एक साथ जोड़ता है। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की,
आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स वेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स वेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 84 जाट महासभा समिति की एक बैठक लीली की बगीची मालाखेड़ा स्थित रिया होटल में बुलाई गई। इसकी अध्यक्षता पंच घनश्याम ने की। वहीं पूर्व अध्यक्ष नेमीचंद चौधरी द्वारा कुछ माह पहले इस्तीफा दे दिया गया था और अध्यक्ष का पद रिक्त चल रहा था। ऐसे में नया अध्यक्ष पूर्व सरपंच बेगराज चौधरी को सर्वसम्मति से बनाया गया है। सभी ने नवनियुक्त अध्यक्ष का साफा बांधकर स्वागत किया। इस मौके पर शेर सिंह गंडूरा, रूप सिंह चौधरी, नवीन चौधरी, खूबराम, शिवनंदन, रूप सिंह, दाताराम और कैलाश आदि की मौजूदगी रही। कार्तिक मास बैकुंठ चतुर्दशी पर मंगलवार को ग्राम सताना के बिहारी जी महाराज मंदिर में भजन सत्संग होगा। साथ ही अनेक धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। यहाँ कार्तिक मास में स्नान करने वाली महिलाओं सहित अन्य श्रद्धालु भाग लेंगे। महंत विजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि इस मंदिर में बिहारी जी महाराज और अन्य देवताओं की मूर्तियां विराजमान है। वहीं बैकुंठ चतुर्दशी पर महिलाएं व्रत रखेंगी और विशेष पूजन होगा। ग्राम सताना में यहाँ पर बैकुंठ चतुर्दशी को यहाँ के भजन भाव सत्संग वगैरह प्रसाद वितरण सब होता है। ऐसा यहाँ पर बिहार जी महाराज सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो होता है उसका अवश्य निश्चित बेड़ा पार होता है। भंडारी जी की और विष्णु भगवान की चतुर्दशी को बहुत तगड़ी पूजा और मिलन होता है। सारा काम सिद्ध होते हैं और भगवान के यहाँ दरबार में सभी भक्त आते हैं। उनकी सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। मालाखेड़ा में दीपावली मिलन समारोह मनाया गया। इस दौरान एमआरएफ टायर एजेंसी पर कई मीडिया प्रतिनिधियों का भी स्वागत हुआ। यहाँ पद्माकर शर्मा, महेंद्र यादव और राकेश खंडेलवाल का साफा बांधकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में विजेंद्र सिंह राघव, बलराम चौहान, अतर सिंह, पत्रकार अवधेश सिंह, शोभा चौधरी और राकेश आदि उपस्थित रहे। वहीं जयपुर से महेंद्र यादव ने कहा कि राजस्थान सभ्यता, संस्कृति और संस्कार में अग्रणी है। अलवर के चिकानी में आयोजित अलवर सांसद खेलकूद उत्सव में बालेटा की सीनियर और जूनियर छात्र कबड्डी टीम ने खिताब अपने नाम किया। इस टीम में भड़कोल, हल्दीना और लीली आदि टीमों को पराजित किया। इस उपलब्धि पर प्रधानाचार्य अरविंद चौधरी सहित स्टाफ सदस्यों ने टीम का स्वागत किया। शारीरिक शिक्षक ओम प्रकाश यादव ने बताया कि यह टीम जिला स्तर पर अलवर ग्रामीण विधानसभा का प्रतिनिधित्व करेगी। और अब खबर खैरतुल तिजारा से, जहां जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में जिला सचिवालय में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई।
वहीं राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार के निर्देशानुसार 8 से 26 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे। जिला कलेक्टर के अनुसार इस दौरान मुख्यालय पर प्रभात फेरी और दौड़ या बाइक रैली के माध्यम से वंदे मातरम के संदेश का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि के अलावा विद्यालयों में कई प्रतियोगिताएं होंगी। वहीं शाम को वंदे मातरम थीम पर सांस्कृतिक संध्या की जाएगी। आगामी दिनों में भी अनेक कार्यक्रम का दौर चलेगा। उधर कलेक्टर ने अनेक फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही मौसमी रोगों पर नियंत्रण को लेकर हिदायतें दी। बैठक में किशनगढ़ बास एसडीएम मनीष कुमार जाटव और तिजारा एसडीएम संजीव कुमार सहित अनेक अधिकारियों की मौजूदगी रही। अलवर नगर निगम के पीछे ट्रांसफार्मर पर सोमवार शाम बंदर का एक बच्चा बिजली लाइन पर चढ़ गया। इसके चलते ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। सूचना मिलने पर विद्युत निगम की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया। सहायक अभियंता रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि बंदर के लाइन पर आने से शॉर्ट सर्किट हो गया और ट्रांसफार्मर में आग लग गई। मरम्मत के बाद जल्द ही बिजली सप्लाई सुचारू कर दी जाएगी। इसमें ट्रांसफार्मर के ऊपर 11 kV की लाइन पे एक बंदर का बच्चा आ गया था, तो उसकी वजह से फॉल्ट आया और उसकी वजह से थोड़ी सप्लाई में प्रॉब्लम आई। कितना नुकसान हुआ? वैसे तो कोई डिपार्टमेंट को तो कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अभी सप्लाई चालू करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, करीब आधा घंटा लगेगा। भिवाड़ी के यूआईटी सेक्टर में दिन दहाड़े मकान से चोर गैस सिलेंडर उठाकर ले गया। पास लगे सीसीटीवी कैमरे में यह हरकत कैद हो गई। पीड़िता सुषमा कुमारी ने फेज 3 थाना पुलिस को शिकायत दी है। उधर पुलिस फुटेज के आधार पर चोर की पहचान कर रही है। यह चोर दोपहर करीब 2 बजे मकान में घुसा और सिलेंडर उठाकर ले गया। मेरा नाम सुषमा कुमारी है और कल मैं दोपहर का 2 बजे अपने गेट का कुंडी लगा के अंदर लेटी थी, तभी एक बंदा आया और मेरा कुंडी खोला और मेरा सिलेंडर उठा के लेके चला गया। हाँ, आप उस टाइम कहाँ थे मैम? मैं अंदर थी। बाहर से कुंडी खोला है? बाहर से कुंडी खोला। मकान नंबर 565 है। 1/565। आपने पुलिस का सहारा लिया? जी, पुलिस का सहारा लिया। पुलिस भी आई थी, FIR भी लिखवाई। टपुकड़ा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा रबीना ने 100 मीटर बाधा दौड़ में 19 वर्ष आयु वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने हाल ही में सीकर जिले में हुई 69वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लिया था। प्राचार्य नीलम यादव ने जानकारी दी। वहीं छात्र रवीना सहित पीटीआई रजनीश को स्टाफ सदस्यों और क्षेत्र के लोगों ने बधाई दी। साथ ही इस छात्रा खिलाड़ी का स्वागत किया गया। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। वयस्क होते बाघ शावकों की सुरक्षा के लिए अब लगेंगे रेडियो कॉलर। सैस्का प्रशासन ने केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव। इस समय 12 शावकों की जंगल में है मौजूदगी। जनसेवा फॉलोअप शिविरों को लेकर बेरुखी दिखा रहे हैं बाशिंदे। नगर निगम में खाली बैठे हैं कर्मचारी। पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं की सुनी समस्याएं। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में लगाया शिविर। और नवजात की मौत के बाद मौसी के लापता होने पर शुरू हुई पुलिस जांच। जनाना अस्पताल में नयाबाज की शिशु की मौत से पहले देखभाल कर रही थी मौसी। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।